इतिहास का हम लोग कर रहे थे रिवीजन हिंदी में। इस सीरीज में हमारे जो है अभी तक 3 लेक्चर आ गए थे। अब उसी सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां पे रुक के बताना चाहूंगा कि ये देखिए टेलीग्राम पे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये चैनल बिल्कुल फ्री है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट, सारा मटेरियल, बहुत कुछ यहाँ पे फ्री में मिलता रहे। दूसरी बात कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए आप जो है और ये पीडीएफ लेने के लिए आप जो है हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो है या तो इस नंबर पे कॉल कर लें या फिर इस पे कॉल कर लें। उसके अलावा देखिए ये सारे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, इन सारे कोर्सेज की हम आपको जो है एक अच्छी समग्र तैयारी करा रहे हैं। उसके लिए भी जो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सोशल मीडिया पे आप अपने फैमिली के साथ जुड़ जाइए। इन सारे जो सोशल मीडिया के हमारे फ्रंट्स हैं, आप इसमें हमारे साथ किसी के साथ जुड़ जाइए। ये हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो अभी तक जो है हम लोग अनुक्रमणिका के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने जो है इतना टॉपिक कर लिया है। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। उसके साथ ही हमने जो है सैंधव सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत कर दी थी और बीच में हमारी गाड़ी जो है वो अटकी हुई थी। तो उसी गाड़ी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं आज और सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है थोड़ा और विचार विमर्श करते हैं, थोड़ा और कुछ जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वहां तक डिस्कशन कर लिया था। अब चलिए कि हड़प्पा कालीन कुछ स्थल और उसके खोजकर्ता के नाम जो है बीच में हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा कालीन जो कौन सा स्थल था, उसके जो खोजकर्ता या उस खननकर्ता जो थे वो कौन थे। मैंने पहले ही बता दिया है कि मोहनजोदाड़ो के लिए राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर का नाम आएगा। चनुदाड़ो के लिए गोपाल मजुमदार और एर्नेस्ट मैके का नाम आएगा। लोथल के लिए रंगनाथ राव। कालीबंगा के लिए मैंने आपको पहले बताया था अमलानंद घोष। एक और नाम जोड़ लीजिए, ब्रजवासी लाल। ये दोनों भी जो है कालीबंगा से नाम से, वहां से जो कालीबंगा राजस्थान में है वहां पे इन्होंने जो है उत्खनन किया था। बनवावली जो है वो हरियाणा में है, उससे एसोसिएटेड है रविंद्र सिंह वेस्ट। उन्होंने खोजा था इस जगह को, उत्खनन किया था। रोपड़ देखिए पंजाब में है, यज्ञदंत शर्मा ने यहां पे उत्खनन किया था। और ये जो सुक्तागेंडर है, सुक्तागेंडर, ये देखिए आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है सुक्तागेंडर। इसमें जो उत्खनन का काम हुआ था ये सर मार्क आरएल स्टाइन ने किया था। अब मैंने यहां पे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, कहां तक, कालीबंगा राजस्थान तक पढ़ा दिया था। अब हमारा जो नया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सैंधव घाटी सभ्यता का जो हमारी नई जगह है वो है धौलवीरा, जो कि गुजरात में है। देखिए गुजरात के कच्छ के रन ऑफ कच्छ जो बोला जाता है, कच्छ के रन, उसमें है ये धौलवीरा गुजरात, है ना। लोथल जो है वो गल्फ ऑफ खंबात के आसपास है और धौलवीरा जो है गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। तो खोज किसने की, देखिए 1967 से 1968 के बीच में धौलवीरा गुजरात में जो सैंधव सभ्यता का वहां पे जो प्रमाण है, इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने खोजा था धौलवीरा को, लेकिन खोजने के बाद उत्खनन का काम जो है काफी लेट से हुआ। 1990 से 1991 के साल के बीच आरएस वेस्ट ने व्यापक पैमाने पर यहां पे है जो धौलवीरा में उत्खनन का कार्य आरंभ किया। नगर का जो आकार था वो देखिए आयताकार था। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, है ना। धौलवीरा के नगर का जो आकार था आयताकार था। और यहां पे नगर को आप जो है 3 भागों में जो है बांट सकते हैं। एक तरफ किला जो कि पश्चिमी हिस्सा में हुआ, एक तरफ मध्य नगर और तीसरा जो है वो निचला नगर हो गया। तो 3 हो गए। सबसे जो पश्चिम में हुआ वो किला हो गया, बीच में मध्य नगर हो गया और पूरब में जो है निचला नगर हो गया जिसमें जनता रहती थी। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ लगभग 80 गुना 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर का एक बड़ा जो है जलाशय मिला। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचय था। ये लोग जो है पानी को जमा करते थे, क्योंकि देखिए वो एक तरह का रेगिस्तान ही है ना, एक तरह का मरुस्थल है, रेगिस्तान ना बोले तो। जो कच्छ का रण है वो तो मरुस्थल है, तो वहां पे पानी का तो संग्रह करना पड़ेगा, तो ये लोग भी करते थे। यहां पर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। कई सारे चिन्ह हैं हड़प्पा के, वो आज तक तो देखिए पता नहीं चला है कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिलालेख मिला है जिसपे लगभग की मतलब 10 चिन्ह हैं, बड़े आकार का है। इसकी खासियत है ये। बस लोथल और धौलवीरा नहीं है गुजरात में एक और जगह है सुरकोतदा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको सुक्तागेंडर पढ़ाया था वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये जगह गुजरात के ही कच्छ जिले में है, मतलब कि रन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ का जो रन है वहां पे धौलवीरा भी है और वहां पे आपका सुरकोतदा भी है या सुरकोटडा भी है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और अन्य नगरों के विपरीत ये इस नगर की ये खासियत है कि यहाँ पे ये भी देखिए जो है, यहाँ पे पूरा जो शहर है 2 भागों में विभाजित है, लेकिन दोनों भाग जो है वो दुर्गीकृत हैं। दोनों फोर्ट हैं, दोनों दुर्गीकृत हैं। तो दुर्गीकृत भागी गढ़ी तथा आवास क्षेत्रों में विभाजित था।
तो समझ रहे हैं, यहां पे जो है आपका जो गढ़ी है या सिटाडेल है और जो आवास का एरिया है, क्षेत्र है, दोनों दुर्गीकृत हैं। ये इसकी खासियत है सुरकोतदा के ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या कहिए कि सैंधव घाटी सभ्यता के प्रमाण की, शहर की। अब यहां का जो कब्रिस्तान है वहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश में लोगों को जो है, कलश का ये मतलब है कि पॉट बरियल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। पॉट बरियल मतलब एक मिट्टी वगैरह का बड़ा जो है भांड बना दिया और उसमें जो है इंसान को दफना दिया, तो इसीलिए इसका कलश समाधान बोल रहे हैं। इसके साक्ष्य जो है आपको सुरकोतदा गुजरात से मिल जाएंगे। यहां जो है घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यूपीएससी ने बोला कि ये पक्का नहीं है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि वो घोड़े की ही अस्थियां हैं। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए, ऑप्शन में रहे कि घोड़े की अस्थियां कहां, तो सुरकोतदा है, तो आप जो है सुरकोतदा मार्क कर दोगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महाराष्ट्र का अहमदनगर में जो दैमाबाद है वो सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है ना। ये जो है दैमाबाद प्रवर नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। और यहां से क्या मिला है सुनिए, रथ चलाते हुए मनुष्य, गैंडे की आकृतियां मतलब बनाई हुई मिट्टी वगैरह की, रथ चलाते मनुष्य की, सांड की, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कहां से? दैमाबाद से, महाराष्ट्र से, जो कि अहमदनगर में पड़ता है। यह सैंधव घाटी सभ्यता का जो है दक्षिणोत्तर स्थल है। यहां से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब चले आइए हरियाणा में। हरियाणा में जो है राखी गढ़ी नाम की जगह है, जो कि आज के हिसार जिले में है और घग्गर नदी के किनारे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत में राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के स्थल की खोज जो है 1969 में सूरजभान ने की थी। इसका एरिया जो है 224 हेक्टेयर में है और भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल जो है वो राखी गढ़ी हरियाणा का ही है, इसीलिए इतना जरूरी है आपके लिए। पंजाब चले आइए। पंजाब में रोपड़, रोपड़ जो है सैंधव घाटी सभ्यता का शहर है, सतलज नदी के बाएं तट पे है और आधुनिक नाम जो पड़ गया रोपड़ का वो पड़ गया है रूपनगर। तो रूपनगर जो आप पंजाब में जाते हो वो रोपड़ ही है। 1950 में इसकी खोज की थी बीबी लाल ने और 1953 से 55 के दौरान जो है यहां पे जो है उत्खनन का काम हुआ और वो करवाया था यज्ञदत्त शर्मा ने। तो खोज की थी बीबी लाल ने रोपड़ की और जो उत्खनन करवाया वो यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। मिला क्या यहां से? मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के देखिए बटखरे मतलब जो वजन तौलने की चीज, एक छुरा भी मिला है। तांबे के जो है यहाँ पे बाणाग्र मिले हैं। बाणाग्र, बाणाग्र का मतलब हो कि जो आपकी तीर है ना, बाण जिसको बोलते हैं, उसके आगे जो है तांबे का थोड़ा सा लगा देते थे ताकि जो वार जो हो सही से हो। तो इंग्लिश में इसको एरो हेड बोलेंगे। तांबे का बाणाग्र मिला है आपके रोपड़ से और कुलाड़ी भी मिला है। यहां से मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि बुर्जहोम में भी मिला, याद है ना, कुत्ते का कंकाल इंसान के साथ में। गुजरात का मैंने 3 जो है आपको वो तो बता दिया स्थल। अब रंगपुर भी सुन लीजिए, ये भी गुजरात के है, लेकिन ये गुजरात में कहां है? सौराष्ट्र क्षेत्र में। देखिए गुजरात का ऐसे मैप बनता है ना इंडिया में, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया कच्छ हो गया और ये जो हो गया सौराष्ट्र हो गया। अब यहां पे जो है ये जो हो गया आपका गल्फ ऑफ खंबात हो गया, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर जो एरिया यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सौराष्ट्र पड़ा, तो वहां पे क्या है? रंगपुर है। और कच्छ में तो मैंने आपको बता ही दिया था, धौलवीरा वगैरह। तो रंगपुर जो है गुजरात के जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ पे प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले की भी शहर मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं, हड़प्पा के भी मिलते हैं। और उत्तर हड़प्पा, जब मतलब हड़प्पा जो है सिमट रही थी, कोई नया काल आ रहा था, उस काल के सोच रहे हैं आप, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के जो सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं वो गुजरात के रंगपुर से मिलते हैं। तो इसलिए ये जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। ये तो पक्का पता है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे पूरब का जो हिस्सा था वो था उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ये पड़ता है मेरठ जिले में। तो ये आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में सैंधव घाटी सभ्यता का नगर, ये मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। जब यहाँ खुदाई की गई तो वहां पे मृदबांड तो मिला ही मिला, साथ ही साथ मन के भी मिले मालाओं के। और कुछ बर्तनों पर देखिए त्रिभुज बनाया हुआ, कुछ पे मोर बनाया हुआ है, कुछ पे गिलहरी बनाई हुई है, ऐसी चित्रकारियां की हुई है। त्रिभुज बनाए तो समझ में आता है कि ज्यामितीय चित्रकारियां करते थे, और जब मोर गिलहरी मिले तो पता चलता है कि प्राकृतिक चित्रकारी भी करते थे। उत्तर प्रदेश का बस एक आपको आलमगीरपुर ही नहीं जानना है, उत्तर प्रदेश में चले जाइए हुलास। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। यहां से क्या मिला है? देश से देखिए कांचली मिट्टी के मनके मिले हैं, चूड़ियां मिली है, खिलौना गाड़ी मिले हैं और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। तो देसलपुर कहां है? ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, साथ में आ गया है, तो आप इसको देसलपुर जो है गुजरात के कच्छ में ही है। यहां से देखिए एक रक्षा प्राचीर मिला है।
मैंने पहले ही बता दिया कई बार कि सुख्ता गेंडर जो है बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो कहां है ये? देखिए दाश्त नदी के किनारे, नदियों के किनारे जब सैंधव घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था तो वहां पढ़ाया था कि सुख्ता गेंडर जो है दाश्त नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी खोज हुई थी 1927 में, की थी किसने? R.L. स्टीन ने, ब्रिटिश ऑफिसर थे। और इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर बना हुआ है, समझ रहे? एक प्राकृतिक चट्टान पहले से, उसके ऊपर सिटाडेल या दुर्ग बना दिया तो थोड़ा और ऊंचा हो गया। मिला क्या है? देखिए यहां से मृद भांड मिला है, ताम्र निर्मित बाणाग्र यहां भी मिले हैं जो कि आपके पंजाब के रोपड़ में मिले थे। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े भी मिले हैं, ब्लेड मतलब आज का रेजर ब्लेड नहीं, ताम्र निर्मित ब्लेड मिले हैं। उसके अलावा तिकोने ठीकरे मिले हैं और मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। बताइए, मिट्टी को पका के भी ये लोग चूड़ियां पहन लेते थे। अच्छा, ये तो सुख्ता गेंडर है। सुख्ता गेंडर के पूरब में सोतका कोह नाम की जगह है। ये भी देखिए सैंधव घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। यहाँ से सोख्ता कोह से क्या मिलता है? सबसे पहले तो सोख्ता कोह को जो है 1962 में खोजा। किसने खोजा? डेल्स नाम के एक जो है आपके पुरातत्वविद ने खोजा। यहां से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार जो है सुख्ता गेंडर जैसा ही है। तो सुख्ता गेंडर के पास याद रख लीजिएगा सोतका कोह है, उसे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप बलूचिस्तान की बात करेंगे सुख्ता गेंडर की, तो देखिए बलूचिस्तान का जो दक्षिणी तटवर्ती पट्टी है, दक्षिणी जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसे एरिया हो गया है ना, यहां पे तट है। आपको पता ही है ना, चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है ग्वादर काशगर, तो उसमें जो ग्वादर पोर्ट है वो तो बलूचिस्तान में ही है, तो वो भी एक समुद्र का इलाका है। तो बलूचिस्तान का जब आप दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट को देखेंगे तो बालाकोट जो है सैंधव घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। जैसे कि गुजरात में लोथल धौलवीरा आप सुन रहे हो, उसी तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तान में बालाकोट नाम की, ये बालाकोट जो है आपके कश्मीर के पास वाले की बात नहीं हो रही जहां पे हमने अटैक किया था, ठीक है, ये जो है समुद्र के पास वाले बालाकोट की बात हो रही है जो कि आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, तटवर्ती इलाका है। ये एक बंदरगाह की तरह काम करता था। यहां से देखिए हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों टाइम का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। इसकी नगर योजना जो थी सुनिश्चित थी, जो है योजना बना के नगर बनाते थे। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का यहां भी प्रयोग करते थे और नालियों के निर्माण में देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। यहां ऐसा ही एक जगह मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा दिया है। कहां पढ़ा है याद करिए? कालीबंगा में, कि जो है घर बनते थे कच्ची ईंटों के और नालियां वगैरह जो बना रहे हो पक्की ईंटों के। यहां का सबसे समृद्ध उद्योग जो था सीप उद्योग तो था। देखिए सीप उद्योग समृद्ध क्यों होगा? समुद्र के पास का इलाका है तो सीपियां बहुत मिलेंगी, तो उस पर शिल्पकारी करेंगे। इसीलिए जो है बलूचिस्तान के बालाकोट में देखिए बंदरगाह तो था ही, साथ ही साथ सीप का उद्योग भी वहां पे बड़ा फैला हुआ था। यहां से हजारों की संख्या में जो है सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हुए हैं। अब चले आइए हरियाणा के बनावली में फिर से। तो बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में, मैंने पहले बताया था। इसकी जो है जो उत्खनन जो सबसे पहले कराई गई थी 1973 से 74 के बीच में इंदिरा गांधी के टाइम पे R.S. विष्ट ने इस स्थल की बनावली हरियाणा में जो है खुदाई करवाई थी और यहां से 3 स्तर के जो है संस्कृतियां प्रकाश में आई हैं। देखिए प्राक सैंधव यहां पे है, मतलब सैंधव घाटी सभ्यता के पहले का। विकसित सैंधव भी है और उत्तर सैंधव भी है। विकसित सैंधव तो आप समझ ही गए, उत्तर सैंधव हुआ जब सैंधव घाटी सभ्यता जो सिमटने लगी, बर्बादी होने लगी। यहाँ की सड़कों की खासियत यह है कि यहाँ की सड़कें जो है नगर को तारांकित मतलब कि स्टार शेप्ड में विभाजित करती हैं। नगर जो है ऐसे विभाजित होता है, ऐसी सड़कें बनी हुई हैं कि नगर जो है एक स्टार शेप बन जाता है। ये कहाँ होता है? ये होता है बनावली हरियाणा में, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है कि नगर जो है स्टार शेप्ड में विभाजित हो जाता है सड़कों के कारण, और ये चीज जो होती है वो सैंधव घाटी सभ्यता के बनावली हरियाणा में होती है, जो कि हिसार जिले में है। मिला क्या यहाँ से? मोरे मिले हैं, बटखरे मिले हैं, लाजवर्द मिले हैं, कॉर्नेलियन के मनके मिले हैं, हल्की आकृति के खिलौने मिले। तो पता चलता है कि लोग जो है यहाँ खेतों की जुताई करते थे। तांबे के बाणाग्र यहां भी मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भगवानपुरा में भी जो है सैंधव घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। जेपी जोशी ने जो है इसका उत्खनन करवाया था और यहां पे क्या मिला है? देखिए सफेद, काले और आसमानी रंग की काली कांच की चूड़ियां मिली हैं, तांबे की चूड़ियां भी मिली हैं, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके भी मिले हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सैंधव घाटी सभ्यता का जो उत्तरोत्तर भाग है वो मांडा जम्मू कश्मीर में होता है। ये मांडा जम्मू कश्मीर कहां है? चेनाब नदी के देखिए दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में जो है इसका उत्खनन भी जो है जेपी जोशी ने करवाया था और साथ में मधुबाला जी थी। लेकिन याद रखिए कि यही जेपी जोशी ने जो है आपके कुरुक्षेत्र में जो है कौन सी जगह थी? भगवानपुरा हरियाणा में, उसका भी उत्खनन करवाया था और मांडा जम्मू कश्मीर का भी उत्खनन करवाया था। लेकिन मांडा वाले उत्खनन में जो है मधुबाला जी भी साथ थी। उत्खनन से प्राप्त यहां देखिए यहां भी 3 संस्कृति स्तर मिली हैं।
प्राक सैंधव मतलब सैंधव घाटी सभ्यता के पहले का, विकसित सैंधव और सैंधव घाटी का उत्तरकालीन जो सभ्यता थी, ये तीनों के प्रमाण जो है आपको मांडा जम्मू कश्मीर से मिले हैं। यहां से मिला क्या है, देखिए मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, हड्डी के नुकीले बनागर मिले हैं, चर्ट के ब्लेड मिले हैं, चर्ट एक पत्थर ही है, कांस्य से निर्मित पंचदार पिन मिले हैं और एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब आप चले आइए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, वहां पे बारोट तहसील है और वहां पे सनौली नाम की एक जगह है। सनौली जो है हड़प्पा पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से, हड़प्पा पुरा स्थल है कौन, सनौली। सनौली कहां है, बारोट तहसील में। बारोट तहसील कहां है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि अभी तक 3 लोकेशन हो गए। यहां पे जो सनौली नाम की जो जगह है, यहां से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान जो है देखिए प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण बनाई हुई है। आज भी वही चलती है, उत्तर से दक्षिण। मिस्र की सभ्यता का विनाश तो देखिए आपको पता है कि नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग जो है रेगिस्तान होता। अभी मैंने आपको थोड़ा सा यहां पे पढ़ा दिया, क्योंकि मिस्र बताया क्यों है, क्योंकि मिस्र और जो सैंधव घाटी सभ्यता है ये समकालीन थे। तो मिस्र की सभ्यता का विकास कहां हुआ था, देखिए नील नदी की द्रोणी में हुआ था, नील नदी के घाटी में हुआ था, और सैंधव घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी में हुआ था। मिस्र को जो है नील नदी का उपहार क्यों बोलते हैं कि ऐसे तो पूरा जो एरिया है ये रेगिस्तान है, लेकिन एक नील नदी के कारण जो है वो अफ्रीका का वो जो पोर्शन है अच्छे से चल रहा है। दूसरा मैंने बताया था सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता कहां, मेसोपोटामिया वाली जगह में। मेसोपोटामिया कहां, इराक वाली जगह में। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। तो लिपि कहां से आई है, सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता से आई है, याद रखिएगा। संस्कृति कैसी थी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों से, देखिए खुदाई से प्राप्त जो है कई नारी मूर्तियों का पता चलता है। माना जाता है कि ये उनको देवी मानते थे, तो इससे लगता है कि शायद जो सैंधव सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, है ना। जो आप वहां पे जो है नारी का जो है ज्यादा ऑर्डर चलता था, मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि नारी की मूर्तियों की पूजा हो रही है तो ऐसा लगता है कि शायद जो औरतें हैं वही रूल करती थी, उन्हीं की सत्ता चलती थी। लेकिन ये बातें जो है अनुमान लगाई जाती हैं, क्योंकि लिपि तो अभी तक पढ़ी जा नहीं सकी है। सैंधव लोग जो थे उनकी एक और खासियत है कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। मछली पकड़ने की जो है आपको वहां पे फोटो मिल जाएगी, जो मतलब उकेरी हुई जो है तस्वीर मिल जाएगी। उनके वस्त्र जो है ऊनी भी मिलेंगे और सूती भी मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सूती कपड़ों के प्रमाण भी मिले हैं, ऊनी कपड़ों के प्रमाण भी मिले हैं। देखिए ये लोग बड़े फैशनेबल भी थे, अब जो है काफी मॉडर्न थे। कंठहार पहनते थे, कर्ण फूल पहनते थे, कड़ा पहनते थे, भुजबंद पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, हंसली पहनते थे। आपको पहले भी बताया है कि जो लिपस्टिक भी लगाते थे, करघनी आदि जो इनके प्रमुख आभूषण थे। नौसारों से जो है स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। तो कई बार ये लगता है कि शायद ये सिंदूर भी लगाती थी। नौसारो क्या है, नौसारो जो है पाकिस्तान में पड़ता है, सैंधव घाटी सभ्यता का नगर है प्राचीन काल में। और एक बात, सैंधव काल की सभ्यता के जो प्रमाण मिले उसमें यह देखा गया कि पासा जो है कई बार मिलता है। तो शायद ये लोग जो है इनका जो प्रमुख खेल जो था, टाइम पास जो था, वो पासा था, पासा खेलना था। अच्छा ये लोग कौन सा जो है इनका खाद्यान्न, कौन सा अनाज ये खाते थे, देखिए सबसे ज्यादा तो खाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनका जो मुख्य खाद्यान्न था वो गेहूं था और जौ था। याद रखिए गेहूं और जौ पे ज्यादा फोकस था, चावल पे थोड़ा कम था। गुजरात का जो रंगपुर सैंधव घाटी सभ्यता का जो प्रमाण है, वहां से धान की भूसी भी मिली है। और लोथल की बात करें जो कि गुजरात में है, तो वहां से चावल के अवशेष मिले हैं। तो गुजरात में धान की भूसी, चावल ये सब जो है मिला है। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। चक्की का मतलब क्या है, अनाज को पीसने की बात हो रही है। तो लोथल से जो है वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। इन दोनों चक्कियों के बीच में जो है अनाज को पीसा जाता है आज भी गांव में। सूती वस्त्रों के अवशेष भी मिले हैं, आपको पता ही है, आपके हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्रों के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से जो है कपास यूनान गया, और यूनान के लोग जो थे कपास को हिंडन नाम से पुकारते थे। क्योंकि हिंडन जो है इंडन जैसा जो है साउंड करता है। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ हुआ 3000 साल ईसा पूर्व, और मिस्र में जो है इसका प्रारंभ हुआ 2500 ईसा पूर्व। तो कौन जगह पे सबसे पहले हुआ कपास, भारत में हुआ, और सैंधव घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोटडा के स्थल जो है वहां से ऊंट का जो है कुबड़दार जीवाश्म मिला है। और उसके अलावा सुरकोटडा, लोथल, कालीबंगन से जो है घोड़े की हड्डियां मिली हैं, घोड़े के जबड़े मिले हैं, और घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिली हैं। मतलब मिट्टी के बने हुए घोड़े की मूर्तियां कहां से मिली हैं, सुरकोटडा, लोथल और कालीबंगन से। और ऊंट के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोटडा से।
हड़प्पा के जो है लोग थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनका एक देखिए प्रमुख उद्योग ही था वस्त्र उद्योग। मोहनजोदाड़ो चले जाइए तो हमारे तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा मिल जाएगा और कपड़ा भी मिल जाएगा, है ना, सूती। लोथल तथा चनुदाड़ो दोनों जो है, मैंने आपको लोकेशन बताए हुए, लोथल और चनुदाड़ो, वहां पे मनके का कार्य होता था, मनका बनाया जाता था। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए, क्योंकि देखिए लोथल भी जो है आपके समुद्र के पास में है, ये गुजरात में है, और बालाकोट भी जो है समुद्र के पास में है, ये आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इसीलिए दोनों जगहों पे लोथल और बालाकोट में जो है सीप उद्योग का प्रचलन जो है कुछ ज्यादा ही होगा। अब देखिए कुछ प्रमुख धातु जो मिले थे और उनके प्राप्ति स्थल कहां कहां थे, सुनिए ध्यान से। तांबा कहां से मिला, प्राप्ति स्थल क्या था? राजस्थान जो देख रहे हैं वहां पे खेतड़ी, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीकर झुंझुनू के एरिया में, और साथ ही साथ बलूचिस्तान में, इन दोनों जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा बहुत मिलता है। लाजवर्द कहां से मिलता है बहुत, देखिए बदखशां जो है अफगानिस्तान में है, वहां से लाजवर्द मिलता है। फिरोजा से टिन, अच्छा ये बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धातु आ कहां से रहा है, तो चलिए एक ही बात है, तांबा खेतड़ी राजस्थान से आ रहा था या बलूचिस्तान से आ रहा था। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अलग अलग धातु कहां कहां से लेकर आते थे, तो तांबा लेकर आते थे खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान पाकिस्तान से, लाजवर्द लाते थे बदखशां अफगानिस्तान जाना पड़ता था उसके लिए, फिरोजा और टिन कहां से लाते थे, देखिए ईरान से लाते थे, आज भी ईरान के पास टिन होता है। चांदी कहां से आती थी, देखिए राजस्थान का ही जावर और अजमेर के खानों से जो है चांदी आती थी और आज भी निकाला जाता है यहां पे। साथ ही साथ चांदी जो है बाहर से अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सीसा कहां से आता बताइए, सीसा जो है अफगानिस्तान से आता था। शिलाजीत कहां से आती थी, देखिए शिलाजीत आज भी लोग खाते हैं, है ना, हेल्थ के लिए। तो शिलाजीत जो है काले रंग का पत्थर होता है, हिमालय की गोद में पैदा होता है, हिमालय के पर्वतों में पैदा होता है। गोमेद कहां से आता था, गोमेद आता था गुजरात से। ये लाजवर्द जो है बड़ा फेमस है, लाजवर्द को इंग्लिश में जो है लैपिस लजुली बोलते हैं। ये लैपिस लजुली जो है अफगानिस्तान की पहाड़ियों में होता है, बदखशां नाम की जगह से आता था। अब यहां पे जो मैं रुक के आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको जो है दिमाग में सेट हो जाए। चलिए भारत से शुरुआत करते हैं। ये रहा गुजरात, है ना। गुजरात में देखिए लोथल दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ खंबात वहां पे है। उसके बाद चलिए यहां पे सुरकोतदा, धौलवीरा, ये दोनों जो हैं रन ऑफ कच्छ में है या कच्छ के रण में है। इंग्लिश में लिखा हुआ उतना तो खैर मैनेजेबल है ना, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ जाइए आप अपने मतलब अपने तो नहीं बोलूंगा, पराए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में देखिए सुख्तागेंडर जो है सबसे पश्चिम का एरिया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था सुख्ताकोह पास में ही है, सुख्ताकोह पास में ही देखिए बालाकोट जो कि एक बंदरगाह था, है ना। उसके अलावा आमरी जो है वहां पे नहीं बताया था, लेकिन आप याद रखिए कि आमरी भी है। और देखिए छनुदारो जो है ना, कोटदीजी बालाकोट जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, पाकिस्तान में है दोनों। मोहनजोदाड़ो देखिए बहुत बड़े से दिखाया हुआ है, सिंधु घाटी में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे और भी देखिए आप, यहाँ पे देखिए आपको मैंने बोला था पाकिस्तान में नौशारो नाम की जगह है, नौशारो यहाँ रही, है ना। दम सदात भी पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में ही देखिए ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पे आपके पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें हड़प्पा पड़ेगा, है ना। जम्मू कश्मीर में बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा संस्कृति का जो है उत्तरोत्तम जो है हिस्सा है वो मांडा में है। देखिए आपके पंजाब में देखिए रोपड़ है ना। आपके बनावली कहां पे है, बनावली देखिए आपके हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहां है, ये भी हरियाणा में ही है। कालीबंगन कहां है, राजस्थान में है। समझ गए, ये सारे जो है आपके महत्वपूर्ण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल रहे। एक और मैप देख लीजिए, है ना। लोथल यहां, धौलवीरा सुरकोतदा यहां, ठीक है। रंगपुर पढ़ाया था ना, रंगपुर भी इस पर देख लीजिए, गुजरात में पड़ेगा, है। पाकिस्तान में छनुदाड़ो, कोटदीजी, ठीक है। बालाकोट यहां देखिए सुख्तागेंडर, है ना। मोहनजोदाड़ो यहां पे, ठीक है। आमरी कोटदीजी आपको बोल रहा हूं, बार बार याद रखिए, आमरी भी याद रखेंगे आप, ठीक है। दमसदात यहां, नौशारो पाकिस्तान में। और देखिए यहां पे जो एक लोकेशन बार बार बताई जाती है हिस्ट्री में, मेहरगढ़ अनाज वगैरह के लिए, तो वो यहाँ पे पड़ती है। मेहरगढ़ हालांकि पहले की है, वो काफी मतलब पाषाण काल से चल के सिंधु घाटी की शुरुआत तक वहां पे सभ्यता के विकास के जो है प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए कालीबंगन आपके राजस्थान में, बनावली जो है आपके हरियाणा में, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ाया था आपको, है ना। हड़प्पा संस्कृति का मतलब कि पूर्वोत्तर हिस्सा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, वो पढ़ाया था। रोपड़ देखिए पंजाब में, यहां पे आपको जो है मांडा नहीं दिख रहा, वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बात को समझ गए।
अब चले आइए अपनी किताब पे, देखिए सैंधव निवासियों का एक आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत जो था, काफी उन्नत अवस्था में था। आपको बताया ही कि आंतरिक व्यापार तो आपस में करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहरों के बीच में, कहीं सीपी का निर्माण हो रहा है और कहीं जो सीपी बेची जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बाहर का जो मेसोपोटामिया था, मतलब सुमेरियन जो थे सभ्यता उस टाइम पे इराक के साइड में, तो उनके सुमेरियन सभ्यता के साथ भी उनके जो थे व्यापार के मतलब रिलेशन थे, और साथ ही साथ उनके प्रगाढ़ रिलेशन जो थे मिस्र की सभ्यता से भी थे। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे अफ्रीका में हुई है ना। देखिए सिक्कों का तो प्रचलन नहीं था, क्रय विक्रय जो भी क्रय विक्रय किया जाता था वो जो वस्तु विनिमय होती है जिसको कि बार्टर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, उससे किया जाता था, सिक्के नहीं थे। लोथल और मोहनजोदाड़ो दोनों जगहों से हाथी के दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिलते। सोचिए महंगे होंगे कितने, हाथी के दांत के बने हुए तराजू के पलड़े ये लोग उपयोग करते थे। लोथल जो कि गुजरात में है, मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है। उनके जो बाट होते हैं या मतलब वजन जो होते थे मुख्यतः घनाकार होते थे, घन की आकृति में होते थे, याद रखिएगा। जो वृत्ताकार बहुत कम होते थे। कुछ बाट जो है लेकिन बेलनकार, ढोलाकार और वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो घनाकार ही है। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से यह ज्ञात होता है कि मतलब सुमेरिया का जो सुमेरियन जो आपको पढ़ाया ना अभी मैंने इराक वाले एरिया में, तो वहां पे कुछ लेख मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि मेलूहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। जो मेसोपोटामिया या सुमेरिया का जो मेलूहा, दिलमन और मगन के साथ जो मेसोपोटामिया का जो व्यापारिक संबंध था, उसमें मेलूहा जो है, मेलूहा वही सिंध क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग जो मेलूहा बोलते थे, जो एक किताब भी लिखी गई है ना मेलूहा पे अमीश त्रिपाठी की, तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग मेलूहा बोलते थे वो मेलूहा जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करते थे। तो अच्छा, तो वहां पे दिलमन की भी बात की, तो दिलमन का क्या मतलब है? दिलमन को वो लोग माना जाता है कि बहरीन जो है आज जो पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में जो बहरीन नाम का जगह है वो दिलमन की बात करते थे। और जब लास्ट में जब यहाँ पे आपका यहाँ मगन की बात करें तो मगन जो है आज जो देश ओमन है उसकी बात करते थे। सुमेरी अभिलेखों के दिलमन को जो है दिलमन मतलब बहरीन को साफ सुथरे नगरों का स्थान बोला जाता था, सूर्योदय का क्षेत्र बोला जाता था और हाथियों का देश बोला जाता था। लेकिन दिलमन को क्या बोला जाता था ना बोला जाता था ये ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता जो है आपको लोथल से प्राप्त एक मम्मी की आकृति से पता चलता है। और आपको पता ही होगा कि जो मिस्र है वहां पे जो है मम्मी बनाने का जो है काफी जो यहाँ पे प्रचलन था, तो मम्मी की आकृति मिलती है वहां पे आपको लोथल में गुजरात में। तो उससे पता चलता है कि लोथल का जो बंदरगाह था गुजरात का, उसका मिस्र के साथ जो है व्यापारिक संबंध था। पिरामिड्स ऑफ ग्रीस इजिप्ट, सॉरी हाँ पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र की पिरामिड की बात हो रही जहां पे मम्मी वगैरह बनाए गए थे। चलिए कला वगैरह जो थी यहाँ पे काफी विकसित थी, तो उसके जो है कुछ प्रमाण सुन लीजिए। सैंधव सभ्यता में देखिए मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला या मृदभांड कला सारे जो सारे थे बहुत उन्नत थे। उनके प्रमाण देखिए। हड़प्पा जाइए तो हड़प्पा से आपको पाषाण मूर्तियां मतलब पत्थर की बनी मूर्तियां मिलेंगी। मोहनजोदाड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो से जो है एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें शरीर जो है वो भेड़ का है और मस्तक जो है वो सूंडदार हाथी का है। ऐसी कलाकृतियां मिलती थी। बताइए हड़प्पा की जो पाषाण मूर्तियां थी उन मूर्तियों में जो 2 जो है मूर्तियां ऐसी हैं वो सिर रहित हैं, सिर नहीं है लेकिन मानव मूर्ति हैं। तो इस तरह की कला करते थे वो लोग। धातु मूर्तियां भी बनाते थे। देखिए चूंकि कॉपर बन गया था ना, तांबा आ गया था, तो तांबे के साथ जो है मिला के वो एक तरह से कांसा भी बनाते थे। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, इसमें जो है डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, संरचना की जाती है, उसके बाद जो मोम है वो जो है गर्म करके पिघला के निकाल दिया जाता है और आपको जो है धातु की मूर्तियां बनी मिल जाती हैं। और ये टेक्निक जो आप जब आगे मैं जब आपको चोल जो है शासन पढ़ाऊंगा साउथ में, तो वो लोग जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बहुत सारी मूर्तियां बनाते थे कांसे वगैरह की। तो धातु मूर्तियां जो है लुप्त मोम या मधुचिष्ट, ये क्या बोलेंगे इसको, मधुचिष्ट विधि से या फिर लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते थे। मोहनजोदाड़ो से तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक नर्तकी की जो है कांसे की मूर्ति मिली है जो कि दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई और पाकिस्तान बोलता है कि हमें चाहिए। लोथल से आपको कुत्ते की भी मूर्ति मिली है। कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनुदाड़ो जो पाकिस्तान में, वहां से इक्का गाड़ी मिला है, बैलगाड़ी मिला है, लेकिन उनकी मूर्तियां मिली है तो माना जाता है कि बच्चे जो है उसी से खेलते वेलते थे। मृण मूर्तियों में बात करें तो मृण मूर्तियों पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं।
मूर्तियां जो है अधिकतर तो देखिए बनाई गई हैं वो स्त्रियों की हैं, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्त्री सत्तात्मक जो था वहां का संप्रदाय था। सर्वाधिक मृण मूर्तियां जो हैं पशु पक्षियों की प्राप्त हुई। मिट्टी की जो बनी मूर्तियां हैं वो पशु पक्षियों की सबसे ज्यादा हैं, सजाने धजाने खेलने के लिए जो है उपयोग होती थी। अच्छा, जो इनके मुहर जो होते थे वो सैंधव काल में सर्वाधिक जो मुहर है वो सेल खड़ी के बने हुए। सेल खड़ी जो मतलब इंग्लिश में जिसको सोप स्टोन बोलते हैं, बड़ा चिकना होता है और आप उस पर जो है कोई आकृति बना सकते हो। तो इसीलिए जो ये लोग हैं अपने जो मुहर बनाते थे अधिकांश जो वो सेल खड़ी के बनाते थे या सोप स्टोन के बनाते थे। इसके अलावा देखिए आपको कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी मिलेंगी। अधिकांश मोहरें जो हैं वर्गाकार या चौकोर हैं। पूरे जो सैंधव सभ्यता है उसमें जो है ये 90 डिग्री का चक्कर है, चाहे वो रोड हो, नाला हो, घर हो, उनका सील हो या फिर उनका जो मुहर हो, सब जगह जो आपको वर्गाकार तो मिलेगा ही, आयताकार तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ मोहरें आपको घनाकार, गोलाकार और बेलनकार भी मिल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उनपे सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी बैलों का है, जिसको कि यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। ऐसा बैल जिसका एक सिंग है, ऐसी जो है मोहरों पे आकृतियां बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद कुबड़ वाले बैल मिल जाएगा आपको। सर्वाधिक क्या मिलेगा? एक श्रृंगी बैल मिलेगा। किस पे? मुहर पे। और दूसरा क्या मिलेगा? कुबड़ वाले बैल को जो है प्रतिमा मिलेगी। किस पे? मुहर पे। सोप स्टोन या सेल खड़ी से बना हुआ मुहर। पशुपति शिव का जो है वहां पे प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ एक मुहर है। एक मुहर पे ही क्या है कि एक शिव जैसी आकृति बनी हुई है, लेकिन वो उसको पूरा शिव नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि पशुपति शिव हैं, तो प्रोटो शिवा बोलते हैं उनको, मतलब शिव जी के पहले का जो है संस्करण एक तरह से कह लीजिए, प्रोटो शिवा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में पशुपति शिव बोल रहे हैं। वो पशुपति शिव जो है एक योगी की तरह आकृति है ना। उस योगी के पास क्या है, देखिए इमेज में और भी कुछ दिखाया गया है प्रतिमा में। उस योगी के दाईं ओर तो देखिए चीता और हाथी है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। ये चारों आपको याद रखना है कि पशुपति शिव का जो मोहनजोदाड़ो से मुहर पे जो एक आकृति बनी हुई मिली है योगी शिव की, उसके दाईं ओर चीता और हाथी है, बाईं ओर जो है गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण दिखता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो पशुपति की है। और इसके 3 मुख हैं, 3 मुख हैं, याद रखिएगा। मार्शल महोदय, मतलब आपके जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल महोदय ने बोला कि ये कि रुद्र शिव हैं, रुद्र शिव हैं ये, ठीक है, जैसे वेदों में होते हैं उस तरह से रुद्र शिव हैं। अब चलिए इनके मृद भांड की बात करते हैं। मिट्टी से बने हुए जो भांड जो है सामान रखने की चीजें जो हैं, तो सैंधव मृद भांड जो है जनरली जो है मुख्यतः जो है लाल या गुलाबी रंग के हैं, और कुछ मृद भांडों पर लाल रंग से रंग कर, पहले लाल पूरा रंग के उस पर काली रेखाएं बनाई गई हैं, तो इसीलिए इसको जो है पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं, क्योंकि काला है और लाल है। कुछ बर्तनों पर देखिए आपको मोर के चित्र मिलेंगे, हिरन के मिलेंगे, कछुआ का भी मिल जाएगा, मछली का मिलेगा, गाय का भी मिलेगा, बकरा पीपल का भी मिलेगा, है ना। बकरा का बाद कॉमा दे दीजिए, बकरा का मिला, उसके बाद जो है पेड़ की बात हो रही, तो पीपल, नीम, खजूर, केला, यहां भी कॉमा दे दीजिए, इनका अंकन मिलेगा। सैंधव मृद भांडों में देखिए क्या क्या है, मर्तबान मिलेगा, कटोरा मिलेगा, तश्तरी मिलेगी, थालियां मिलेंगी, है ना। और एक बात की यहाँ के जो लोग थे, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, बस स्त्रियां नहीं पहनती थी। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते। तो आपको यहाँ पे एक ये भी ध्यान देना है कि सैंधव घाटी सभ्यता में थोड़ा ही सही, बहुत कम मिलता है, लेकिन सोना चांदी भी मिलता है। अधिकतर तो तांबा ही मिलता है, मिट्टी ही मिलती है। तो हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी तैयार किए जाते थे, सोने चांदी के तो होते ही थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की जो पूजा प्रमुख थी, क्योंकि बहुत सारी जो है मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, तो ये पता चलता है कि, और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो है एक स्त्री की मूर्ति दिखाई गई है, उसमें जो उसके पेट से पौधा निकल रहा है, तो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि धरती देवी की पूजा की जा रही है, धरती देवी की मूर्ति है। और आप उसको उर्वरता देवी भी समझ सकते हैं, और उसकी पूजा करते थे। इसी तरह की जो है मिस्र के जो नील नदी के लोग थे, वहां देवी आइसिस की पूजा करते थे, तो मिस्र से जुड़ाव भी पता चलता है। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी क्या करते थे, पशु पक्षियों और वृक्षों की भी उपासना करते थे, वैदिक सभ्यता की तरह। अगर बात करें लौथल की, तो लौथल जो कि गुजरात में, और कालीबंगन की, कालीबंगन कहां है बताइए, राजस्थान में, वहां के पूरा स्थलों से जो है अग्नि कुंड मिला है और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले। आपको भूलना नहीं है कि लौथल और कालीबंगन से अग्नि कुंड मिले हैं, और उसे पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता लोग जो है यज्ञ वेदी का उपयोग करते थे, यज्ञ भी करते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में शौध अपनाने की तो प्रथा प्रचलित थी, आपको पता ही है, लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगन में जो शव है उसकी बात करें तो दक्षिण उत्तर में था। रोपड़ में जो है पश्चिम पूर्व में लिटाया जाता था शव को।
लोथल में जो है पूर्व पश्चिम में लिटाया जाता था। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण जो हैं बहवलपुर से मिले हैं। आंशिक समाधिकरण मतलब क्या? एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जहां पे सारा जो सवागान हो एक ही जगह हो सारे लोगों को। आंशिक मतलब कुछ यहां किया कुछ वहां किया, लेकिन ये आंशिक क्या है कि जो लोगों की जो अस्थियां हैं थोड़ी बहुत उसमें से दफनाई, थोड़ी बहुत कहीं और दफनाई, इसकी बात हो रही है आंशिक समाधिकरण। इसके उदाहरण जो आपको बहावलपुर से मिले हैं। तो बहावलपुर कहां है? बहावलपुर पाकिस्तान में है। बड़े सालों से ये चर्चा हो रही है कि सैंधव सभ्यता खत्म कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन जो लोग थे उन्होंने इन पे जो आक्रमण कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, मौसम बदल गया था। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग उनके जो है मतभेद हैं। तो सुनिए, कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ आई थी उससे विनाश हुआ है। ऐसा बोला है जॉन मार्शल ने, मैके ने और आपके भारत के एस.आर. राव ने। आर्यों का आक्रमण में बहुत लोग बिलीव करते हैं, उसमें है गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन हो गई है ना, मानसून जो था बहुत सालों तक नहीं आया तो जो है मरुस्थल बन गया और सारे लोग जो है वहां से शिफ्ट कर गए, अलग जगह चले गए, स्थानांतरण हो गया। तो ऐसा बोला है आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन हो गया, कई जो है मतलब वहां पे अर्थक्वेक वगैरह आया। अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं? जलजला बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो भूतात्विक परिवर्तन आया, ऐसा बोलना किसका है? एम.आर. साहनी का, H.T. लैम्ब्रिक का, G.F. डेल्स का। महामारी आ गई, बड़ी बीमारी हो गई कोविड जैसी, ऐसा बोला है K.U.R. कैनेडी ने। अदृश्य गाज ये बोला है M. दिमित्रिये वाश्कोश ने। ये जो है रशियन नाम है इसलिए ऐसा डिफिकल्ट है। M. दिमित्रिये वाश्कोश ने क्या बोला है? अदृश्य गाज पड़ी। रुक के कुछ जो है तस्वीरें देख लीजिए। ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से, वो देखिए, छोटी सी मूर्ति है, ये 4 इंच के आसपास की है। ये पुजारी राजा की मूर्ति है ना, ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता में मिली है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए उनकी मोहरें ऐसी होती थी। आप देख रहे हैं जानवर वगैरह दिखाए गए हैं इस पे, कई सारे ऐसी मोहरें होती थी, सील बोलते हैं। सोप स्टोन से बनता था, शेल खड़ी से। और ये देखिए आपको शिव जी का पुराना फॉर्म देख रहे हैं, जानवर बने हुए ना, ये सारे जानवर मैंने आपको पढ़ाए थे, बाएं दाएं ऐसे बने हुए हैं। तो ये जो है बोला जाता है कि पशुपति शिव की जो है इमेज बनाई गई थी। मोर पे मिला है ये भी। देखिए पहले पढ़ाया था कि जो इतिहास को है, जो एक तो प्रागैतिहासिक काल में डाला गया कि वो जो है वहां का कोई लेखन कला कोई विकसित ही नहीं हुई थी। दूसरी होती है कि जहां पे लेखन कला विकसित शायद हो गई थी, लेकिन या तो उसको समझा नहीं जा सका या फिर जो है लिखा नहीं गया, तो वो भी जो है नहीं समझ में आता। तो जो लेखन कला की शुरुआत ही नहीं थी उसको तो बोल दिया प्रागैतिहासिक। लेकिन जब लेखन कला का जो मतलब हो गया था शुरुआत, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तो लेखन कला के ऐसे ज्ञान के पहले के कालखंड को हम लोग आद्य ऐतिहासिक कालखंड बोलते हैं। भारतीय इतिहास में जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है वो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में चला। और ये जो सैंधव सभ्यता है वो भी एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, क्योंकि लेखन कला तो थी, ज्ञान तो था, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इतिहास निर्माण में उसका उपयोग तो हुआ नहीं, तो बीच बीच में रह गया। इसलिए सैंधव घाटी सभ्यता भी एक आद्य ऐतिहासिक कालखंड है। रुक के बता दूं कि जो वैदिक सभ्यता थी पुरानी वाली, ऋग्वेद वाली, वो भी एक आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, क्योंकि उन लोगों ने सारे के सारे वेद जो हैं एक दूसरे को बोल बोल के सुन सुन के जो है ट्रांसफर किया, लिखा नहीं उसको। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य प्रमुख इसलिए थी क्योंकि यहां पे नगरीय सभ्यता थी। फर्क क्या है? लेकिन आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, गाय वगैरह पालते थे, उनको चराते थे, ऐसे रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो अर्बन या नगरीय थी, और आर्य की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी या रूरल थी। ये बहुत बड़ा दोनों के बीच में अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन के आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। आर्यन तो देखिए ग्रामीण सभ्यता है ना, और सिंधु घाटी नगरीय थी। भले सिंधु घाटी वाले पुराने थे, लेकिन अगर लिपि ज्ञान की बात करें, नगर नियोजन की बात करें, तो वो उनसे काफी मॉडर्न थे। किनसे कौन मॉडर्न थे? सिंधु घाटी वाले आर्य लोगों से काफी मॉडर्न थे, काफी जो है विकसित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड अलग हैं, आपके जो आर्यन सभ्यता उसके मृदभांड अलग हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड मैंने आपको पहले ही बताया था, RBPW, रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना, पेंटेड वेयर रेड एंड ब्लैक। काला और लाल रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, लेकिन जो आपका आर्य सभ्यता थी उसकी क्या विशेषता है? धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं।
ये धूसर एवं चित्रित धूसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, है ना, ग्रेवेयर। ये जो है आपके रेड एंड ब्लैक वाले जो है, लाल और काले जो मृद भांड है, ये ज्यादा माना जाता है कि फॉरवर्ड है ना। लेकिन काल के हिसाब से देखें तो RBPW या रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर जो है वो पुराना है, और आर्यन का जो धूसर और चित्रित धूसर मृद भांड है वो बाद का है। और अंतर सुनिए, देखिए पहले तो नगर और ग्रामीण वाला मैंने बता दिया, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भावचित्रात्मक थी। लिपि में जो है जानवरों का जो है और कई मतलब पेड़ पौधों का भी उपयोग किया जाता था समझाने के लिए, भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोगों की खासियत यह है कि इन लोगों को जो है लोहा और रक्षा शस्त्रों का बड़ा जो ज्ञान था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में याद रखिएगा कि सब कुछ मिल जाएगा, लोहा नहीं मिलेगा, और लोहा नहीं मिलेगा तो आप ठीक से जो है ना जंगल काट सकते हो, ना ठीक से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता तो सिमट गई, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है काफी आगे विकास की, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन आज तक नहीं हो सका, आपको पता ही है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो उसके जो कई पुरातत्व स्थलों का हम विश्लेषण करते हैं, वहां पे जो पुरावशेष मिलता है हड़प्पा संस्कृति का, उसी के तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, तो वो कहानी हमें नहीं पता चली है। तो पुरावशेष मिलता क्या है, देखिए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब जो है सैंधव घाटी के निवासियों को सभ्यता को समझने के लिए मूल स्रोत हैं। तो क्योंकि जो उनकी लिपि का वाचन आज तक नहीं हो सका है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि उत्पत्ति के बारे में भी और विनाश के बारे में भी अलग अलग मतभेद हैं। तो उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति जो है, जो सुमेरियन सभ्यता थी मेसोपोटामिया के दक्षिण में, वहां से लोग आए थे, इराक वाले लोग आए थे, वहां पे ये लोग उनका प्रवसन हुआ या माइग्रेशन हुआ, उन लोगों ने बसाया सैंधव सभ्यता को। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के जो है इतिहासविद D.H. गार्डन मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार जो है प्रवसन के कारण हुआ। पश्चिमी एशिया से लोग आए, ऐसा मानना है D.H. गार्डन और मॉर्टिमर व्हीलर का। और देखिए अगर अमलानंद घोष का माने तो उनका यह कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय पूर्व हड़प्पा सभ्यता के ही परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, बाहर से लोग नहीं आए थे। पूर्व हड़प्पा सभ्यता जैसे मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी थी। इनफैक्ट जो इंडिया के कई लोकेशन में, भारत के कई स्थल में जो है कई काल के हड़प्पा के प्राक हड़प्पा संस्कृति भी पाई जाती है। तो बोलना है अमलानंद घोष का कि ये जो प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, उसी से हड़प्पा संस्कृति का जो है परिपक्वता स्वरूप जो है, परिमाण स्वरूप जो है विकास हुआ है। अगर बात करें एम रफीक मुगल का, तो उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, जो कि पंजाब पाकिस्तान में, और चूंकि पाकिस्तान के तो बोलेंगे ही वो, एम रफील मुगल। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली थी या वहां के लोग आए थे। इसको जो है नहीं मानते कौन, एम रफील मुगल, और ये बोलते हैं कि जो रावी नदी का क्षेत्र था हड़प्पा में, वहीं से जो है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, बाहर से लोग नहीं आए थे। देखिए हड़प्पा वासियों को सोने और चांदी की जानकारी तो थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इस विधिवत प्रयोग के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं, किसके, चांदी वगैरह के। चांदी आती कहां से, देखिए राजस्थान का मैंने पहले ही बताया था, जावर और अजमेर की खाने, ये दोनों राजस्थान में, यहां से चांदी मिलते थे। अच्छा, चाक कैसा होता, चाक जिससे कि बर्तन वगैरह बनाने थे, उस पर डिजाइन बनाना था। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें लोग जो थे पैर से चालित जो चाक का प्रयोग करते थे, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता जब परिपक्व हो गई, तब जो है चाक का जो प्रयोग किया जाता था वो हस्तचालित चाक का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए वहां पे जो बर्तन बनाए जाते थे, तो उसको हम लोग डिजाइन के आधार पे दो जगह में दो तरह से उसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो जिसमें कि कोई, एक तो बिना डिजाइन का वाले बर्तन, नॉर्मल बर्तन, उसमें कुछ भी उकेरा नहीं जाता था। दूसरा ऐसा बर्तन, ऐसा मृदभांड जिसमें चित्र बने होते थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मृदभांड जो है साधारण मिट्टी से बना दिया, उसमें थोड़ा जो बालू मिलाया जाता था, रेत मिलाया जाता था। फिर उसको बाद अब जब आप उसको पकाते थे तो हल्के भूरे लाल रंग का वो जो है उसका कलर बन जाता था, तो लाल बन गया। अब आप उस पर चाहो तो काला लगा दो, तो हो गया रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर। इन मृद भांडों जो कि लाल बन गए बालू मिलाने से, ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में जो है काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। तो डिजाइन बन गया, चित्रकारी हो गई, है ना। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ये, देखिए बीच बीच में काला रंग डाला गया है, ऊपरी हिस्से में देखिए काला रंग डाला गया है, यहाँ थोड़ा लाल रंग भी डाला गया है। समझे बात को। ये देखिए उनकी जो है मोहरे हैं,
एनिमल बनाया हुआ है। मैंने आपको तो बड़ा सा इमेज दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मोहरे नहीं है, देखिए मतलब ये चांदी के सिक्के हैं, मोहरे ही हुई एक तरह से, चांदी के सिक्के हैं ये। आप चांदी तो देखिए रस्ट होके ऐसा ही दिखता है ना। अब ये सही बताऊं तो कोई सिक्का नहीं है, देखिए इसका कोई डिजाइन देख रहे हैं आप, कोई फिक्स डिजाइन है, कैसे मुड़ा मुड़ा है। इसको सिक्का नहीं बोलते, इसको हम लोग आहत सिक्का बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा, मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे, इस पे विवाद है, लेकिन कई जो हैं ऐसे जो मूर्तियां मिलती हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये लोग हाँ मूर्ति पूजा तो करते थे। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। जो देखिए ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, कैसे पता चलता है, क्योंकि आपको कई सैंधव पुरास्थलों से जो है मातृ देवी की जो है मूर्तियां मिली हैं और एक पुजारी की भी मूर्ति मिली है जो मैंने आपको दिखाया था फोटो में। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे और टेराकोटा कलाकृतियों में, टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को जो है बहुत ज्यादा महत्व तो वैदिक काल से मिला था, क्योंकि वैदिक काल जो है गांव की सभ्यता थी, रूरल सोसाइटी थी। और कहां क्या साक्ष्य मिला, देखिए आपका जो गल्फ ऑफ खंबात है या खंबात की खाड़ी है, वहां पे लोथल है गुजरात में, तो वहां से गोदी बड़ा या मतलब कि बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, घग्गर नदी के किनारे स्थित जो है कालीबंगन है, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कि खेत को ये लोग जोतते थे। गुजरात के ही धौलवीरा में चले जाइए, जो कि आपके रण के कच्छ के रण में है, तो गुजरात के धौलवीरा में आपको हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का, मैंने पहले ही बताया था, 10 चिन्हों वाला एक बड़ा सा शिलालेख मिला है। अब अगर बात करें हरियाणा के फतेहाबाद जिले की, तो वहां पे देखिए बनावली से, बनावली जो है हरियाणा का अभी फतेहाबाद जिले में पड़ता है, तो बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक एक प्रतिकृति मिली है, नमूना मिला है, छोटा सा हल बना हुआ बच्चों के खेलने का। अगर हल मिला है तो पता चलता है कि जुताई होती थी यहाँ पे। अब पहले ही बता दिया है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी पे है, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी पे है, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी पे है। ये हड़प्पन सभ्यता की बात नहीं हो रही, नागार्जुन कोंडा जो है साउथ में है, उसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे है। पैठन कहां पड़ेगा, अभी महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये पहले आपको पढ़ा दिया है। सैंधव सभ्यता देखिए कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्यों, क्योंकि कांसा बनाते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर मतलब तांबा यूज करते हैं, साथ में दूसरा मेटल बनाते हैं, तो कांसा भी था और जो है आपका तांबा भी था। लेकिन सैंधव सभ्यता को हम लोग जो है कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे, और यहाँ के लोग जो है लोहे को नहीं जानते थे, लोहा नहीं मिला है। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की जो थी सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य ये सब उन्नत था, लेकिन लोहा नहीं था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे आपको मैंने पहले ही बताया कि साक्ष्य मिले हैं सैंधव नगरों में, जिससे पता चलता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी, या फिर ये मातृ सत्तात्मक जो था वहां का सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है उनका नगर नियोजन है। नगर जो बनाते थे बड़ा योजना बना के नियोजन करके बनाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। पहले ही बताया था कि इनका जो है ट्विन सिटी बोला जाता था, जुड़वा भाई बोला जाता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। और उसके साथ जो है गुजरात का भी एक लोकेशन आप मन में याद करिए कौन सा है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता को। कालीबंगन से कृषि संबंधी साक्ष्य जुताई के हैं मिले हैं। लोथल से जो है उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखना है। लोथल तो है ही वहां पे ऐसी जगह पे जहां से कि उद्योग करना है, आपको बिजनेस करना है दूसरे के देशों से। तो एक बार देख लीजिए कि कुछ वस्तुएं जो हैं कहां से मिली हैं, उसका जो काल है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। खंडित कांटे पहने नारी मूर्ति, खंडित कांटे के माला पहने हुए नारी की मूर्ति जो है मोहनजोदाड़ो के जगह से मिली है या आमरी से मिली है। कॉट दीजिए, और आमरी बोला था ना, तो आमरी मोहनजोदाड़ो सब एक ही पास में ही है। तांबे की अंगूठियां और चूड़ियां कहां मिली हैं, चन्हुदाड़ो से। पशु की आकृति कहां मिली है, कॉट दीजिए से पाकिस्तान में। काजल की बोतल भी मिली है, ये मिली है गुमला से। और लिपि युक्त मुहरे ऐसी जिसपे की लिपि लिखी हुई हो, ये बनावली से मिली है। महाराष्ट्र के दैमाबाद से तांबे की वस्तुएं मिली हैं। सुरकोतदा गुजरात से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से, चूंकि ये जो है ट्रेड की जगह थी, बिजनेस की जगह थी, तो बाट और पत्थर के आभूषण भी मिले हैं। कालीबंगन चले जाइए राजस्थान में, वहां तो पत्थर के मोती मिले हुए, पहले ही पढ़ा दिया। चन्हुदाड़ो में जो है पाकिस्तान में, वहां पे ताम्र उपकरण मिले हैं, ये भी पहले पढ़ा दिया है। पंजाब में एक और जो है मैं आपको स्थल बता रहा हूं। देखिए पंजाब प्रांत का जो लुधियाना जिला है, वहां में एक जगह है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ के पास है दधेरी। ये दधेरी जो है एक परवर्ती पूरा स्थल है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदबांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का भी काल है। तो दधेरी जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है। दधेरी जो है बताता है कि आर्यों का आगमन जो हुआ था, तो
तो उस लोकेशन को बताता है ये। ददेरी जो है पंजाब के लुधियाना जिले में है, गोविंदगढ़ के पास। वहां जो है आपको धूसर मृदबांड मिलता है। आपको पता ही है कि धूसर मृदबांड किसको संकेतित करता है? वो करता है आर्यन सभ्यता को। जो हड़प्पन सभ्यता थी उनका जो मृदभांड वगैरह होता था वो होता था काला और लाल रंग। जो आपकी आर्यन सभ्यता थी उनका मृदभांड जो होता था वो धूसर रंग का होता था। और सुनिए, कालीबंगन, रोपड़ और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। किसी क्वेश्चन में आया था तो वहां से हमने ये बना दिया है कि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल तो सिंधु घाटी के स्थल हैं, लेकिन जो पाटलिपुत्र है जब ये महाजनपद काल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां का एक प्रमुख नगर था। मैंने पहले ही पढ़ाया था कि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और अगर बात करें ओवरऑल में तो देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और राखीगढ़ी और धौलवीरा जो भारत में पड़ता है, हड़प्पा के 5 वृहद स्थल हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। तो पहला तो हो गया राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। माने भारत के एरिया में अब राखीगढ़ी सबसे बड़ा हो गया, लेकिन ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो है, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत का राखीगढ़ी ही है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थान कौन सा है? धौलवीरा है। तो पहला भारत का कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा, और दूसरा कौन सा है? धौलवीरा। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो पहले पे कौन है? मोहनजोदाड़ो, दूसरे पे कौन है? राखीगढ़ी। अगर नदी के हिसाब से सैंधव सभ्यता का देखें हम लोग रेंज, तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है वो झेलम नदी के पूर्वी तट पे है। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो मांडा नाम की जगह है, और दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तट तक मानी जाती है। तो झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां जो है सैंधव घाटी सभ्यता में शामिल हैं, लेकिन याद रखिएगा गंगा नदी जो है सैंधव घाटी सभ्यता में नहीं काउंट की जाती। मातृदेवी की उपासना की बात बार बार जो है मैं बोल रहा हूं, कैसे पता चलती है? विभिन्न मृण मूर्तियां हैं, मुद्राएं हैं, और उनपे जो आकृतियां बनी हुई हैं कई बार वो जो है मातृदेवी की बनी हुई। तो लगता है कि शायद ये लोग जो है नारी शक्ति की उपासना का प्रचलन रखते थे, शायद उसी का साक्ष्य है। पहले ही बता दिया था, फिर से बता देता हूं। हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव ने, सुरकोतदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, और धौलवीरा का उत्खनन जो है RS विष्ट ने कराया था, याद रखिएगा। एक कनिंगम महोदय जो थे आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे सबसे पहले वाले, देखिए उन्होंने जो है भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज तो की थी, हड़प्पा वगैरह खोजा तो था, उनको मिला था, लेकिन वो हड़प्पा के टीलों को समझ नहीं पाया, उसके महत्व को। उनको लगा कि ये बहुत रिसेंट है, बहुत नया है। समझा तो जॉन मार्शल ने। आपको पहले ही पढ़ा है कि मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिला है, वहां सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खासियत है कि प्रत्येक घर में एक देखिए निजी कुआं होता था और स्नानागार भी होता था, और एक बहुत बड़ा स्नानागार अलग से जो है उनके दुर्ग वाले एरिया में भी बनाया गया था। और पानी की निकास के लिए हर घर में नालियां लगी होती थी जो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना के लिए विख्यात है, सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो से जो नगर योजना करते थे, तो सामान कहां से आता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चनुदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कांस्यकालीन सभ्यता है, कई बार बताऊंगा ब्रॉन्ज कालीन है। लोहे का ज्ञान जो है कांसे के बाद आया था लोगों के पास, और लोहे का ज्ञान जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व जो है वैदिक काल में लोगों को मिला था। सिक्कों का मैंने एक बार यहाँ पे उल्लेख किया था, तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो है आहत मुद्रा के रूप में बने थे। आहत मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ भी बना दिया। तो ये बना था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आता आहत मुद्रा, है ना। आपका जो कृष्णला वगैरह था वो आहत मुद्रा ही था, ये बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने लाए? ये जो इंडो ग्रीक थे या हिंद यवन शासक थे, उन्होंने देखिए 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोना का सिक्का जारी किया, और जिनकी संख्या जो थी कुषाण काल में जाके बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो शुरुआत की थी किसने? हिंद यवन शासकों ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और कुषाण काल में जो है किनकी सोने के सिक्कों की जो है संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, आपको पता ही है। इसे के विश्व में विभिन्न भागों में प्रयोग की जाने की तिथि में अंतर है। तो तांबा जो है पहला धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया, लेकिन किस विश्व के भाग में कब तांबे का प्रयोग हुआ इसमें काफी डिफरेंस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम है। तो ये अगर बोले कि ताम्र पाषाण कालीन युग है या कांसा युग है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही डेट होगी, अलग अलग डेट होती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, सबको पता है।
ऐसे बोलते हैं कि गुजरात के किनारे जो एक सभ्यता है जो समुद्र में चली गई अब, वो सबसे पुरानी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया गया हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी है। तो याद रखिए, हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला। हाथी दांत का पैमाना कहां मिला है? लोथल से मिला है, और लोथल कहां है? गुजरात में है। पहले भी पढ़ा है, हड़प्पा एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन कौन कौन सा धातु मिलेगा? तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी, ये धातु मिलेंगे, लेकिन लोहा नहीं मिलेगा। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से माना जाता है कि परिचित ही नहीं थे, लोहा आज तक नहीं मिला उस काल से। भारत में लौह युग का प्रारंभ इसीलिए बोला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में, मतलब कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में जो है भारत में लौह युग की शुरुआत हुई, जो कि थोड़ा लेट है बाकी देशों के हिसाब से। हरियाणा में स्थित जो बनावली नामक हड़प्पा स्थल है, वो देखिए घग्गर नदी पे है और उसकी सहायक नदियों की घाटी में भी स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगन, ये सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव घाटी की सभ्यता में देखिए सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इस जो डिजाइन है इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली। सारी सड़कें जो है एक दूसरे को जो है समकोण पे काटती थी, इसको ऑक्सफोर्ड प्रणाली का डिजाइन बोलते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर देखिए पक्की नालियां बनाई गई थी। एक ऐसे सड़क हो गई तो आज भी देखते होंगे कि वहां पेवमेंट होता है, नीचे जो नाली बनी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तो उसी टाइम पे जो है सड़कों किनारे जो है दोनों साइड पे नालियां बनाते थे, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। ढक क्यों रहे? बड़ी ईंटों या पत्थर पे परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कभी कभी खोल के उसको जो है साफ करना होगा, और कई बार तो उनके रेत के टीले नालियों के किनारे मिल जाते हैं, तो पता चलता है कि नालियां साफ करते थे, लेकिन जो सामान है उसको इधर से उधर फेंकते नहीं थे, वहीं रख देते थे। सड़ के वो चीजें फिर जो है खुद ही नॉर्मल हो जाती थी। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण जो कई लोग अमीर पहनते थे, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत कम सोना और चांदी मिला है। तांबे के साथ अगर टिन मिला लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था तांबे के साथ मेटल मिला लीजिए कुछ, तो कांसा तैयार हो जाएगा। तो तांबे के साथ वो लोग टिन मिला के कांसा तैयार कर लेते थे। पहले भी बताया कि धौलवीरा जो है हड़प्पा सभ्यता जो भारत में है, उसमें सबसे बड़ी तो देखिए राखीगढ़ी है हरियाणा की, लेकिन दूसरी जो है धौलवीरा सबसे बड़ी है भारत में। ये देखिए गुजरात में है। गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें अवस्थित है। यहां जब उत्खनन किया गया तो आपको सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये एक बड़ा सा जल का कुंड इन लोगों ने बनाया था, 7 मीटर गहरा था, और देखिए 79 मीटर लंबा था, है ना, शलकृत था, जो मतलब कि पत्थरों से बना हुआ एक जलकुंड था। इसमें ये लोग पानी का स्टोर करते थे, क्योंकि जो आपका कच्छ का रण है यहाँ पे देखिए मरुस्थल है, नमक है बहुत ज्यादा, पानी नहीं होता साफ पीने का। धौलवीरा के निवासी इसीलिए माना जाता है कि धौलवीरा के जो निवासी थे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, और बांध बना के भी जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, और इस तरह का ये जो है प्राचीनतम साक्ष्य इस तरह का काम करने का। देखिए सबसे पहले कपास कहां मिला था? जो आपके रखालदास बनर्जी थे 1922 में, उन्होंने जब मोहनजोदाड़ो में उत्खनन किया, जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में अब चला गया है, तो मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में उनको जो है कपास के सूतों की प्राप्ति हुई थी। इससे यह पता चलता है वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था, और जो है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने की थी, और पहला प्रमाण जो है वो मोहनजोदाड़ो में रखालदास बनर्जी को 1922 में मिला था। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात है कि आपको मैंने बताया कि कई मूर्तियां मिली, है ना, जो फीमेल की मूर्ति मिली, मेल की मूर्ति मिली, तो क्या ये अलौकिक सभ्यता थी जो कि मानती थी कि भगवान होते? इस पे विवाद है, और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः कह सकते हैं कि ये प्रधानतया जो थी लौकिक सभ्यताएं थी। देखिए धार्मिक तत्व के प्रमाण मिलते हैं, कई जगह यज्ञ के कुंड मिलते हैं, ये सब था, लेकिन वो वर्चस्वशाली विचार नहीं थे। वर्चस्वशाली विचार जो थे वो जो यही थे कि लौकिक सभ्यता थी ये, क्योंकि आज तक जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई स्थलों की, तो वहां कोई मंदिर या कोई पूजा स्थल अच्छे से मिला नहीं है। तो एकमात्र जो आप धार्मिक स्रोत देखते हैं कि हाँ यहाँ पे धर्म वगैरह का विकास था, धार्मिक जीवन था, एकमात्र स्रोत यहाँ की जो मिट्टी और पत्थर की जो मूर्तियां और मोहरे हैं वही हैं। और उसमें क्या है, मातृदेवी, पशुपति, उनके लिंग की पूजा की बात, पीपल, नीम आदि पेड़ों के पूजा पाठ की बात, नाग वगैरह की पूजा पाठ की बात, जो इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन फिर भी मंदिर जो है और पूजा स्थल नहीं मिलते, तो लगता है ये एक लौकिक सभ्यता ही थी। जो अलौकिकवाद था या धार्मिक तत्व जो था, उनका जो था वर्चस्व जो था बहुत ज्यादा नहीं था। पशुओं में क्या मिलेगा? देखिए हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल आदि के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े का चित्र जो है उसका अभाव है। लेकिन घोड़े की अस्थियां जो है आपको गुजरात के लोथल से, सुरकोतदा से और राजस्थान के कालीबंगन इत्यादि स्थलों से जो है कई विद्वानों का मानना है कि जो अस्थियां मिली हैं वो घोड़े की हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए जो है माना जाता है कि वो आर्यन लोगों ने शुरुआत की, इसीलिए वो जो है लड़ाइयां जीत जाते थे।
मोहनजोदाड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि कुबड़ वाले बैल, जिसको कि ककुदमान वृषभ भी बोलते हैं, वृषभ सांड बोल सकते हो आप, और उसकी आकृति मिली है मुहरों पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है अश्व से परिचित तो थे, लेकिन उनका अंकन जो है, किसी भी अश्व का अंकन जो है उन्होंने अपने मुहरों पे नहीं किया है। राजस्थान के कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन मिला है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष लेकर आ रहा है। संभवतः माना जा रहा है कि बकरी की जो है बलि दी जाएगी दोहरे सिंग वाले देवता की, यही चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पे फिर से जो है कुछ प्रमुख तिथियां देख लीजिए। वेदों की रचना का प्रारंभ जो है 3500 साल पहले हुआ था। आज से बोल रहा हूं, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा। वेदों की रचना का प्रारंभ जो है 3500 साल पहले हो गया था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत है ना, मेगालिथ, ये 3000 साल पहले हो गया था। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में, वहां पे कृषकों का निवास कब बना? 3600 से 2700 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले। देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व जो थे वो चरक हुए तो ऐसे तो 2300 साल के आसपास हो गया। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी और माना जाता है कि भारत में जो आयुर्वेद की शुरुआत है चरक जी ने ही की थी। तो ये हो गया। अब देखिए एक एज़टेक सभ्यता की थी। आज जो आप साउथ अमेरिका देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, वहां पे एज़टेक सभ्यता थी। ये लोग जो है बहुत ज्यादा चॉकलेट वगैरह का यहीं से शुरुआत हुआ था। एज़टेक सभ्यता का विस्तार जो देखिए मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे? देखिए मध्य मेक्सिको से लेकर जो ब्राजील, आप बेलिज देख रहे हैं, बेलिज जो है बीच में एक द्वीप जैसा है, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, मतलब लैटिन अमेरिका के जो देश है ना उनकी बात हो रही है। यहाँ पे लैटिन अमेरिका के देश की बात हो रही है, इसीलिए जो है सारे देश सारे देख रहे हैं ना आप। मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका का क्षेत्र शामिल है। किसमें? मेसो अमेरिका में। यहाँ पे एज़टेक सभ्यता थी। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार देखिए मध्य मेक्सिको से लेके, और साथ ही साथ माया सभ्यता का विस्तार जो आप सुनते हैं मायन सभ्यता की बात, वो भी मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। इसके अलावा देखिए वहीं पे एक दक्षिण अमेरिका के आसपास मुइस्का सभ्यता भी जो थी वहीं पे थी, और वो कोलंबिया से के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। और एक इंका सभ्यता है, उसका विस्तार जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में किटो से लेके दक्षिण में सेंटियागो था। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैं 3-4 सभ्यता की बात कर रहा हूं जो कि दक्षिण अमेरिका में थी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एज़टेक सभ्यता, दूसरा मैंने क्या बोला? मायन सभ्यता, माया सभ्यता जिसको हिंदी में बोलेंगे। इसके अलावा देखिए मुइस्का सभ्यता, और लास्ट में देखिए इंका सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं जो हैं दक्षिण अमेरिका में विकसित हुई थी। अब जो आपका मैंने बताया था मेसोपोटामिया के पहले जो इराक में सुमेरिया था, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। याद रख लीजिएगा, सुमेरिया सभ्यता के लोग जो हैं प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। साधारण जो है क्लिष्ट नहीं लिखते थे, सरल लिखते थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया की हड़प्पा से पहले की माना जाता है अभी। अब बाकी हड़प्पा की डेटिंग नहीं आ जाए तो अलग बात है। तो इसके साथ जो है हमारा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बस यही कहना था।